कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब इंसान हारता सिर्फ एक चीज में नहीं है, बल्कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके हाथों से फिसल गई हो। जिस सपने के लिए उसने सालों मेहनत की वह एक पल में टूट जाता है। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही छोड़कर चला जाता है। जिस काम को अपनी पहचान समझा उसमें असफलता मिल जाती है। पैसा चला जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं और सबसे खतरनाक चीज तब होती है जब बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की आवाज हमें हराने लगती है। एक आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, दूसरी कहती है तुम बहुत पीछे रह गए हो, और तीसरी धीरे से कहती है अब दोबारा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज की इस कहानी की शुरुआत इसी सवाल से होती है, क्या हार सच में जिंदगी का अंत होती है, या हार सिर्फ वह जगह है जहां से इंसान पहली बार अपनी असली ताकत को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि जिंदगी में गिरना असामान्य नहीं है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद इंसान अपने बारे में क्या कहानी बनाता है। कोई व्यक्ति एक असफलता के बाद खुद को असफल इंसान मान लेता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को एक अध्याय मानकर आगे बढ़ जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, उस परिस्थिति की व्याख्या में पैदा होता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है, आरव की। आरव कोई असाधारण इंसान नहीं था। उसके पास न करोड़ों रुपए थे, न कोई बड़ी पहचान, न कोई ऐसा परिवार जो उसके लिए रास्ते बना दे। उसके पास बस एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन लोग उसे उसकी मेहनत और काबिलियत के लिए पहचाने। उसने कई साल मेहनत की, सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता, अपने दोस्तों की कई खुशियां छोड़ देता और खुद से एक ही बात कहता, बस एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जिंदगी ने उसकी मेहनत का जवाब उस तरह नहीं दिया जिस तरह उसने उम्मीद की थी। जिस प्रोजेक्ट पर उसने महीनों काम किया वह असफल हो गया। नौकरी चली गई, बचत खत्म होने लगी, फोन पर लोगों के सवाल आने लगे, अब क्या करोगे। और इन चार शब्दों ने आरव के अंदर सबसे ज्यादा डर पैदा किया। अब क्या करोगे, क्योंकि जब इंसान के पास जवाब नहीं होता तो वह अक्सर खुद को दोष देने लगता है। आरव भी यही करने लगा। पहले उसने कहा शायद मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, फिर कहा शायद मेरी मेहनत कम थी, और कुछ दिनों बाद उसकी सोच बदलकर यह हो गई, शायद मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। यही वह मोड़ था जहाँ उसकी असली हार शुरू हुई। नौकरी का जाना उसकी हार नहीं थी, प्रोजेक्ट का असफल होना उसकी हार नहीं थी, पैसे का खत्म होना भी उसकी अंतिम हार नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी हार वह दिन था जब उसने अपनी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान बना लिया। वह कमरे में बैठा रहता, फोन नहीं उठाता, लोगों से मिलना बंद कर दिया। सुबह उठने का कोई कारण नहीं बचा था। उसके सामने वही पुरानी मेज थी, वही किताबें थीं, वही लैपटॉप था, लेकिन अब उनमें भविष्य दिखाई नहीं देता था। एक रात वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। सड़क पर लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे। किसी के हाथ में ऑफिस बैग था, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा था, कोई बाइक पर तेजी से निकल रहा था। आरव ने खुद से कहा सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, सिर्फ मैं पीछे छूट गया हूँ। तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसने कई साल पहले एक वाक्य लिखा था, मैं गिर सकता हूँ लेकिन मैं यहीं पड़ा नहीं रहूंगा। आरव कुछ सेकंड तक उस वाक्य को देखता रहा, फिर उसे याद आया कि यह वाक्य उसने उस समय लिखा था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे भविष्य पर भरोसा था। आज उसके पास अनुभव ज्यादा था लेकिन भरोसा कम था। और शायद यही जिंदगी का सबसे अजीब विरोधाभास है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास संसाधन कम होते हैं लेकिन उम्मीद बहुत होती है, और जब हम असफलताओं से गुजरते हैं तो अनुभव बढ़ता जाता है लेकिन उम्मीद कम होने लगती है। उसी रात आरव ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उसने खुद से यह नहीं कहा कि कल से मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा। उसने बस एक छोटा फैसला लिया, कल सुबह मैं उठूंगा। सुनने में यह फैसला बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई बार वापसी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होती है। अगली सुबह अलार्म बजा। आरव ने पहली बार उसे बंद करने के बजाय बिस्तर छोड़ दिया। उसने पर्दा खोला, कमरे में धूप आई। उसने कुछ मिनट चुपचाप बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं असफल हुआ हूँ तो इसका मतलब क्या है। पहले उसके दिमाग ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुम हार गए। लेकिन इस बार उसने खुद से दूसरा सवाल पूछा, या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से मैंने कोशिश की वह काम नहीं किया। यही छोटा सा सवाल उसके सोचने के तरीके में पहली दरार बना, क्योंकि असफलता और असफल व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी परीक्षा में फेल होना और जिंदगी में फेल होना एक बात नहीं है। बिजनेस बंद होना और इंसान का खत्म हो जाना एक बात नहीं है। किसी रिश्ते का टूटना और आपकी पूरी जिंदगी का टूट जाना एक बात नहीं है। हार एक घटना हो सकती है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना एक चुनाव है। और यही इस कहानी का पहला नियम है, हार को अपनी पहचान मत बनने दो। अपने आप से यह मत कहो मैं हार गया, कहो मेरी यह कोशिश हार गई। दोनों वाक्यों में सिर्फ कुछ शब्दों का अंतर है, लेकिन इन शब्दों के पीछे पूरी मानसिकता बदल जाती है। पहला वाक्य दरवाजा बंद करता है, दूसरा अगला दरवाजा खोजने की जगह देता है। रिसर्च भी यही संकेत देती है कि रेजिलियंस केवल कठिनाई सह लेने का नाम नहीं है। यह परिस्थितियों के बीच खुद को अडेप्ट करने, कोपिंग करने और धीरे धीरे रिकवरी की ओर लौटने की प्रक्रिया है। पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ रेगुलेशन जैसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी रेजिलियंस से जुड़े पाए गए। इसलिए जब जिंदगी आपको गिराए तो सबसे पहले अपने बारे में फैसला मत सुनाइए। उस समय आपका दिमाग भावनाओं के प्रभाव में होता है। उस समय आपको पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करना है, आपको सिर्फ अगला सही कदम चुनना है। आरव ने उस दिन अपनी डायरी में 3 चीजें लिखी, क्या हुआ, मेरी गलती कहाँ थी और अब मैं क्या अलग कर सकता हूँ। उसने अपनी हार को पहली बार एक सजा की तरह नहीं, एक रिपोर्ट की तरह देखना शुरू किया, और यहीं से उसकी वापसी की कहानी शुरू हुई। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि असली परीक्षा नौकरी ढूंढना या पैसा कमाना नहीं होगी। असली परीक्षा यह होगी कि क्या
वह अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को दोबारा खड़ा कर पाएगा। क्योंकि जब इंसान बाहर से हारता है तो दुनिया उसे गिरा हुआ देखती है, लेकिन जब इंसान अंदर से हारता है तो उसे खुद भी अपनी ताकत दिखाई नहीं देती। और अगले अध्याय में आरव को इसी सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना करना था, अपने ही दिमाग की वह आवाज जो उसे बार बार बता रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। आरव की जिंदगी में अगली सुबह सूरज तो निकल आया था, लेकिन उसके अंदर अभी भी अंधेरा था। उसने बिस्तर छोड़ दिया था, खिड़की खोल दी थी, डायरी में 3 सवाल लिख दिए थे, लेकिन एक सवाल अब भी उसके सामने खड़ा था, क्या मैं सच में दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ? यही सवाल हर उस इंसान के सामने आता है जो किसी बड़ी हार के बाद जमीन पर गिर जाता है। बाहर की दुनिया कहती है फिर कोशिश करो, लेकिन अंदर की आवाज कहती है अगर फिर हार गए तो। और यही डर इंसान को पहली कोशिश से भी ज्यादा रोकता है। आरव ने उस दिन अपना पुराना लैपटॉप खोला, उसने नौकरी की वेबसाइट खोली, कुछ जगह आवेदन करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका हाथ रुक गया। उसके दिमाग में वही आवाज आई, पिछली बार भी तो नहीं हुआ था। उसने स्क्रीन बंद कर दी। फिर उसने खुद से कहा शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यह वाक्य सुनने में समझदारी भरा लगता था, लेकिन असल में यह डर का दूसरा नाम था। कई बार हमारा दिमाग हमें सुरक्षा देने के लिए हमें प्रयास करने से रोकता है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो असफल भी नहीं होंगे। लेकिन समस्या यह है कि इसी सुरक्षा के अंदर हमारी जिंदगी धीरे धीरे रुक जाती है। असफलता के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा असफलता नहीं होती, कई बार वह असफल होने का डर होता है। साइकोलॉजी में सेल्फ एफिकेसी का मतलब ब्रॉडली यह विश्वास है कि व्यक्ति किसी चुनौती से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है। रिसर्च में कोपिंग सेल्फ एफिशिएंसी को एडवर्सिटी के बाद एडेप्टेशन और रिकवरी से जोड़ा गया है। लेकिन आरव की सेल्फ एफिशिएंसी उस समय कमजोर हो चुकी थी। उसे यह विश्वास नहीं था कि वह फिर से सफल हो सकता है। और जब इंसान को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं रहता तो वह अक्सर अवसर आने से पहले ही पीछे हट जाता है। इसीलिए वापसी का पहला काम हमेशा पैसा कमाना नहीं होता। पहला काम होता है अपने दिमाग को यह दोबारा सिखाना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और मैं कोशिश कर सकता हूँ में बहुत फर्क है। पहली बात कभी कभी झूठी उम्मीद बन सकती है, लेकिन दूसरी बात आपको एक्शन लेने की शक्ति देती है। आरव को भी यही सीखना था। उसने उस दिन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, उसने बस तय किया कि वह रोज एक आवेदन भेजेगा, सिर्फ एक। अगर जवाब नहीं आया तो भी एक, अगर रिजेक्शन मिला तो भी एक, क्योंकि उसे इस समय नौकरी से ज्यादा एक चीज वापस चाहिए थी, अपने ऊपर भरोसा। अगले दिन उसने पहला आवेदन भेजा, कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन दूसरा आवेदन भेजा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन उसने एक कंपनी में आवेदन किया और कुछ घंटों बाद रिजेक्शन ईमेल आ गई। स्क्रीन पर सिर्फ कुछ सामान्य शब्द थे, लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से उसके पुराने घाव पर हाथ रख दिया हो। उसका मन हुआ कि वह लैपटॉप बंद कर दे और कहे देखा मैं सही था, मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने एक अलग काम किया। उसने रिजेक्शन ईमेल को दोबारा पढ़ा और खुद से पूछा इसमें मेरे बारे में क्या लिखा है और क्या सिर्फ इस एप्लीकेशन के बारे में लिखा है। उसे एहसास हुआ कि कंपनी ने सिर्फ यह कहा था कि वे इस समय दूसरे उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा था कि आरव बेकार है, उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन उसके दिमाग ने एक छोटे से रिजेक्शन को पूरी जिंदगी का वर्डिक्ट बना दिया था। यही वह जगह थी जहां उसने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। घटना और उसकी कहानी अलग अलग चीजें हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल पर हुई मेटा एनालिसिस में स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन और पर्सनल रेजिलियंस के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बुरी घटना को जबरदस्ती अच्छी घटना समझ लेना चाहिए। दर्द को झुठलाना रेजिलियंस नहीं है, लेकिन घटना को देखकर यह पूछना कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, हमें उसी घटना के नीचे दबे रहने से बचा सकता है। आरव ने अपनी डायरी में लिखा रिजेक्शन का मतलब मैं असफल नहीं हूँ, इसका मतलब है कि यह रास्ता अभी काम नहीं कर रहा। फिर उसने दूसरा सवाल लिखा मैं क्या बदल सकता हूँ। इस बार उसके पास जवाब था। उसकी पिछली कोशिश में उसने अपनी तैयारी को लेकर कई चीजें नजरअंदाज की थी। उसने सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन अपने तरीके की समीक्षा नहीं की थी। वह सोचता था कि ज्यादा मेहनत अपने आप बेहतर परिणाम देगी। अब उसे समझ आया कि सिर्फ मेहनत दोहराने से परिणाम नहीं बदलते, सही जगह पर सुधार करने से बदलते हैं। उस रात आरव ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने अपनी पिछली असफलता को 3 हिस्सों में बांटा, जो उसके नियंत्रण में था, जो उसके नियंत्रण से बाहर था और जो वह अगली बार अलग कर सकता था। उसने देखा कि कुछ चीजें वास्तव में उसके नियंत्रण में नहीं थी। बाजार की स्थिति उसके हाथ में नहीं थी, कंपनी का अंतिम फैसला उसके हाथ में नहीं था, दूसरे उम्मीदवार कितने बेहतर थे यह भी उसके हाथ में नहीं था, लेकिन तैयारी, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशंस की क्वालिटी और सीखने का तरीका उसके हाथ में था। यह एहसास छोटा था लेकिन शक्तिशाली था, क्योंकि जब इंसान हर चीज का दोष खुद को देने लगता है तो उसके पास आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं बचती। लेकिन जब वह जिम्मेदारी और नियंत्रण के बीच फर्क समझता है तब वह अपनी ऊर्जा उस जगह लगाना शुरू कर सकता है जहां उसका असर सच में पड़ता है। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मैं परिणाम को नहीं, प्रक्रिया को नियंत्रित करूंगा। वह सुबह उठता, थोड़ा व्यायाम करता, 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करता, 2 अच्छे एप्लीकेशंस भेजता और शाम को लिखता कि आज उसने क्या सीखा। शुरुआत में उसे यह सब बहुत छोटा लगता था। उसे लगता था कि इससे उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, लेकिन यही छोटे कदम धीरे धीरे उसके दिमाग को नया एविडेंस देने लगे। पहला दिन उसने काम किया, दूसरा दिन उसने काम किया, तीसरा दिन उसने काम किया, 10वां दिन उसने काम किया। अब उसके दिमाग के पास एक नया सबूत था, मैं अभी भी एक्शन ले सकता हूँ। और यही सेल्फ एफिकेसी की शुरुआत थी। जब हम अपने लिए छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो हमें अपने बारे में नया अनुभव मिलता है। हम
सिर्फ सोचकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते। कई बार कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है, लेकिन वापसी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक शाम आरव को अपने पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने पूछा, कुछ हुआ? आरव ने कहा, अभी नहीं। सामने से जवाब आया, इतना समय हो गया, शायद अब कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। यह सलाह शायद बुरी न थी, लेकिन उस समय आरव के लिए वह एक और चोट जैसी लगी। फोन रखने के बाद उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज उठी, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी डायरी खोली और पिछले पन्ने पर लिखा वाक्य देखा, मैं गिर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पड़ा नहीं रहूंगा। इस बार उसने उसके नीचे एक और लाइन लिखी, और अगर मैं आज सिर्फ एक कदम चल सकता हूँ तो आज सिर्फ एक कदम ही चलूंगा। यही रेजिलियंस का असली चेहरा है। रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं, इसका मतलब यह है कि टूटने के बाद आप धीरे धीरे खुद को फिर व्यवस्थित करना सीखेंगे। रिसर्च में रेजिलियंस को एक डायनामिक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। स्ट्रेसर्स से रिकवरी और एडेप्टेशन की प्रक्रिया, न कि हर परिस्थिति में हमेशा मजबूत बने रहने की स्थायी अवस्था। इसीलिए अगर किसी दिन आपका मन टूट जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। कभी कभी रिकवरी में पीछे हटना भी होता है। कभी तेज कदम होते हैं, कभी छोटे कदम, लेकिन दिशा मायने रखती है। आरव की जिंदगी में अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उसे नौकरी नहीं मिली थी, पैसे अभी भी कम थे, लोग अभी भी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वह अपनी हार को देखकर खुद से भाग नहीं रहा था। वह उसे देख रहा था, समझ रहा था और उसे सीखने की कोशिश कर रहा था। और यही उसकी वापसी की पहली असली जीत थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में जीतने से पहले इंसान को अपने अंदर यह साबित करना पड़ता है कि वह फिर से कोशिश करने के लायक है। लेकिन आरव को जल्द ही पता चलने वाला था कि सिर्फ सोच बदल लेना भी काफी नहीं है। जब आप गिरते हैं तो पुराने पैटर्न्स बार बार आपको वापस खींचते हैं। आलस, डर, तुलना, शर्म, लोगों की बातें और अपने अतीत की यादें, ये सब मिलकर आपको फिर उसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं जहां से आप निकले थे। अब आरव को सिर्फ अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपनी दैनिक आदतों और अपने एनवायरनमेंट से भी लड़ना था। और अगले अध्याय में सवाल ये होगा, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब इंसान खुद को रोज उठाकर आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि असली कमबैक उस दिन शुरू नहीं होता जब आपको जोश महसूस होता है। असली कमबैक उस दिन शुरू होता है जब जोश बिल्कुल नहीं होता, फिर भी आप उठकर अपना अगला कदम लेते हैं। आरव ने अब अपने दिमाग की आवाज को पहचानना शुरू कर दिया था। उसे समझ आने लगा था कि हर बार जब वह डरता है, उसका दिमाग उसे पीछे खींचने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ लेता है। कभी कहता, आज रहने दो, कभी कहता, कल से शुरू करना, कभी कहता, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, और कभी कहता, पहले थोड़ा बेहतर महसूस करो फिर काम करना। लेकिन समस्या यही थी कि बेहतर महसूस करने का इंतजार करते करते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल सकते थे। आरव को अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसके मूड पर निर्भर न हो। उसे मोटिवेशन नहीं, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो मोटिवेशन न होने पर भी उसे आगे बढ़ाती रहे। और यहीं उसने तीसरा नियम सीखा, अपनी जिंदगी को मोटिवेशन से नहीं, छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से दोबारा बनाओ। एक सुबह आरव ने अपनी डायरी में लिखा, मैं तब काम नहीं करूंगा जब मेरा मन करेगा, मैं काम करूंगा क्योंकि मैंने तय किया है। यह वाक्य उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। पहले वह सोचता था कि सफल लोग हर सुबह उत्साहित होकर उठते होंगे, उन्हें अपने लक्ष्य के लिए जोश महसूस होता होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वास्तविक जिंदगी ऐसी नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन खराब। कुछ सुबह ऊर्जा से भरी होती है, कुछ सुबह ऐसी होती है जब बिस्तर छोड़ना भी मुश्किल लगता है। अगर आपका पूरा भविष्य आपके मूड पर निर्भर है तो आपका भविष्य बहुत अस्थिर होगा। इसलिए वापसी करने वाला इंसान मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वह अपने लिए छोटे ऐसे नियम बनाता है जिन्हें वह खराब दिनों में भी निभा सके। आरव ने अपनी जिंदगी को बहुत छोटे हिस्सों में बांट दिया। सुबह उठने के बाद वह पहले बिस्तर ठीक करता, फिर 10 मिनट बाहर चलता, उसके बाद 30 मिनट अपनी पुरानी स्किल पर काम करता, फिर 2 एप्लीकेशंस भेजता। शाम को वह सिर्फ 5 मिनट बैठकर लिखता कि आज उसने क्या किया। ये काम इतने छोटे थे कि उसके अंदर का डर भी उन्हें रोकने के लिए कोई बड़ा बहाना नहीं बना पाता था। पहले उसे लगता था कि 30 मिनट स्किल सीखने से क्या होगा, 2 एप्लीकेशंस से क्या होगा, 10 मिनट चलने से क्या बदलेगा। लेकिन उसे अब एक महत्वपूर्ण बात समझ आने लगी थी, जब जिंदगी बिखर जाए तो आपको पूरी जिंदगी एक दिन में ठीक नहीं करनी होती, आपको बस अगला छोटा हिस्सा ठीक करना होता है। बिहेवियर चेंज रिसर्च में गोल सेटिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रॉम्प्ट्स और क्यूज जैसी तकनीकों का बार बार इस्तेमाल किया गया है। और हैबिट फॉर्मेशन के एविडेंस से यह संकेत मिलता है कि दोहराए गए व्यवहार समय के साथ अधिक ऑटोमेटिक हो सकते हैं। हालांकि इसमें व्यक्ति और व्यवहार के अनुसार काफी अंतर होता है। एक 2024 सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में हैबिट स्ट्रेंथ में सुधार पाया गया, लेकिन हैबिट बनने में लगने वाला समय काफी अलग अलग था। इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति 21 दिन में जिंदगी बदल देगा या किसी एक तय समय में आदत पक्की हो जाएगी। असली बात है एक छोटे व्यवहार को बार बार ऐसे कॉन्टेक्स्ट में दोहराना कि उसे करना धीरे धीरे आसान होने लगे। आरव ने इसके लिए एक और तरीका अपनाया। उसने अपने लिए अगर तो नियम बनाए। उसने लिखा, अगर सुबह 7 बजे अलार्म बजेगा तो मैं तुरंत बिस्तर से उठकर पानी पीऊंगा। अगर मुझे एप्लीकेशन भेजने में डर लगेगा तो मैं सिर्फ 10 मिनट उसे पूरा करने बैठूंगा। अगर रिजेक्शन आएगा तो उसी दिन अगला एप्लीकेशन तैयार करूंगा। ये छोटे प्लान्स उसे उस समय फैसला करने से बचाते थे जब उसका दिमाग भावनाओं में उलझा होता था। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस यानी पहले से तय किए गए इफ देन प्लान्स बिहेवियर चेंज में मदद कर सकते हैं। हालांकि उनका असर व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। रिसर्च रिव्यूज में यह भी पाया गया है
है कि सेल्फ एफिशिएंसी और पहले से मौजूद इंटेंशन जैसी चीजें इनके प्रभाव को प्रभावित करती हैं। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब लगातार 3 हफ्तों तक उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। सुबह वही रूटीन, 2 एप्लीकेशन, स्किल प्रैक्टिस, शाम को वही डायरी, फिर भी परिणाम लगभग शून्य। एक रात उसने गुस्से में डायरी बंद कर दी और कहा, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। वह कुर्सी से उठा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसके मन में आया कि सब छोड़ दे। उस समय उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, अपने पुराने तरीके पर लौट जाना और कहना कि मैंने कोशिश की लेकिन किस्मत खराब थी। दूसरा, यह स्वीकार करना कि प्रक्रिया अब भी काम कर रही है या नहीं, यह केवल परिणाम से नहीं तय होगा। उसे अपने अप्रोच की समीक्षा करनी होगी। उसने लैपटॉप खोला और पिछले 3 हफ्तों का रिकॉर्ड देखा। उसने पाया कि वह नियमित तो था लेकिन उसके एप्लीकेशंस लगभग एक जैसे थे। वह स्किल सीख रहा था लेकिन उसे किसी रियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यानी वह मेहनत कर रहा था लेकिन फीडबैक लूप कमजोर था। यहीं उसे समझ आया कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक ही काम बार बार करते रहना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सही दिशा में लगातार काम करना और जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा सुधारना। अगर आप गलत रास्ते पर बहुत तेजी से चलेंगे तो आप मंजिल से और दूर जा सकते हैं। इसलिए वापसी में एक और आदत जरूरी है। हर सप्ताह खुद की समीक्षा, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ समय जा रहा है, कहाँ डर रोक रहा है, कहाँ कौशल की कमी है और अगले सप्ताह क्या बदलना है। आरव ने रविवार की शाम को अपने लिए रिव्यू आवर बना लिया। वह पिछले 7 दिनों को बिना भावनाओं के देखने की कोशिश करता। उसने खुद को दोष नहीं दिया, उसने सिर्फ डेटा देखा। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उसने पहली बार अपनी स्किल को वास्तविक समस्या पर इस्तेमाल किया। उसने उसका परिणाम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, फिर उसी के आधार पर एप्लीकेशंस भेजने लगा। अब उसकी कहानी बदलने लगी। पहले वह कहता था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब वह कह सकता था, यह मेरा काम है, यह मैंने बनाया है और यह उसका परिणाम है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी कमी को शिकायत नहीं बनाया, उसने उसे प्रोजेक्ट में बदल दिया। और फिर एक शाम उसके फोन पर एक मैसेज आया। एक छोटी कंपनी उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने लिखा था, क्या आप इस काम के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? आरव ने मैसेज को कई बार पढ़ा। यह नौकरी नहीं थी, कोई बड़ी सैलरी भी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह मैसेज करोड़ों रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार उसे बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से एक सबूत मिला था कि उसकी वापसी संभव है। उस रात वह अपनी छत पर गया। शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। कुछ महीने पहले यही शहर उसे लगता था जैसे बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे रह गया है। आज शहर वही था, सड़कें वही थीं, उसकी समस्याएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी बदलने से पहले हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलती, कई बार पहले आपकी रिस्पॉन्स क्षमता बदलती है। फिर उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, वापसी का मतलब पुरानी जिंदगी वापस पाना नहीं है। वापसी का मतलब एक ऐसा नया इंसान बनना है जो अगली बार गिरने पर पहले से ज्यादा समझदार होकर उठे। लेकिन अभी उसकी कहानी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि जैसे ही वह थोड़ा संभलने लगा उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। तुलना। सोशल मीडिया पर पुराने दोस्तों की सफलता दिखती थी। कोई नई कार खरीद रहा था, कोई विदेश जा रहा था, कोई बिजनेस शुरू कर चुका था। हर तस्वीर उसे उसकी पुरानी असफलता याद दिलाती थी। अब उसे अपने अंदर की एक और आवाज को हराना था, सब तुमसे आगे निकल गए हैं। और अगले अध्याय में आरव सीखेगा कि दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को असफल समझना कितना खतरनाक है और कैसे तुलना से बाहर निकलकर इंसान अपनी जिंदगी की गति दोबारा हासिल कर सकता है। आरव को लगा था कि अब सबसे मुश्किल दौर पीछे छूट गया है। उसने अपनी दिनचर्या दोबारा बना ली थी, अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी लौट रहा था। लेकिन तभी उसे एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। यह लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि उन तस्वीरों, सफलताओं और कहानियों से थी जो हर दिन उसके सामने आती थी। सुबह फोन खोलते ही कोई अपनी नई कार की तस्वीर डाल रहा था, कोई विदेश यात्रा पर था, कोई अपने नए बिजनेस की सफलता बता रहा था और कोई अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहा था। आरव कुछ सेकंड तक उन तस्वीरों को देखता और फिर अपने कमरे की तरफ देखता। उसे अपना पुराना लैपटॉप, खाली बैंक बैलेंस और अधूरी योजनाएं दिखाई देती। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक वाक्य बनने लगा, सब मुझसे आगे निकल गए हैं। और यही तुलना उसकी वापसी को फिर कमजोर करने लगी। तुलना का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम अपनी जिंदगी की पूरी कहानी की तुलना किसी दूसरे इंसान की दिखाई गई कहानी से करने लगते हैं। हमें उसकी सफलता दिखाई देती है लेकिन उसके डर नहीं दिखाई देते। हमें उसका परिणाम दिखाई देता है लेकिन उसके वर्षों का संघर्ष नहीं दिखाई देता। हमें उसकी जीत दिखाई देती है लेकिन वे असफलताएं नहीं दिखाई देती जिनसे गुजरकर वह वहां पहुंचा। फिर हम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को किसी और की जिंदगी के सबसे अच्छे अध्याय से कंपेयर करते हैं और खुद को असफल घोषित कर देते हैं। आरव भी यही कर रहा था। एक रात उसने फोन पर एक पुराने दोस्त की सफलता की खबर देखी। वह दोस्त कभी उसके साथ काम करता था और अब उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में आया, अगर मैं उस समय असफल नहीं हुआ होता तो आज मैं भी वहां होता। फिर उसके दिमाग ने दूसरा सवाल पूछा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी 5 साल बाद कहाँ होगी? वह चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह वर्तमान की परेशानी से भविष्य का फैसला कर रहा था। रिसर्च में सोशल कंपैरिजन को वेलबींग से जोड़कर देखा गया है और खास तौर पर अपवर्ड कंपैरिजन यानी खुद से अधिक सफल समझे जाने वाले लोगों से तुलना का प्रभाव व्यक्ति की सेल्फ इवैल्यूएशन पर पड़ता
पड़ सकता है, लेकिन कंपैरिजन का असर हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति तुलना को थ्रेट की तरह देखता है या इंस्पिरेशन की तरह। यही फर्क आरव को समझना था। दूसरे की सफलता देखकर अगर वह कहता है मैं कभी नहीं कर सकता, तो तुलना उसे कमजोर करती है। लेकिन अगर वह पूछता है इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिसे मैं सीख सकता हूँ, तो वही तुलना एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकती है। इसीलिए समस्या हमेशा दूसरों की सफलता नहीं होती। समस्या तब होती है जब हम उनकी सफलता को अपनी असफलता का प्रमाण बना देते हैं। आरव ने अपने लिए एक नया नियम बनाया, मैं किसी और से कम्पीट नहीं करूंगा, मैं अपने पिछले वर्जन से कम्पीट करूंगा। उसने अपने फोन में एक छोटा सा नोट बनाया। उसमें उसने लिखा, पिछले महीने मैं रोज 3 घंटे चिंता करता था, अब मैं रोज 1 घंटा स्किल पर काम करता हूँ। पहले मैं रिजेक्शन के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं करता था, अब रिजेक्शन के अगले दिन फिर एप्लीकेशन भेजता हूँ। पहले मैं अपनी समस्या किसी से शेयर नहीं करता था, अब मैं जरूरत पड़ने पर मदद मांगता हूँ। उसने देखा कि उसकी जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वह वही इंसान भी नहीं था जो 3 महीने पहले था। उसकी प्रोग्रेस छोटी थी मगर वास्तविक थी। और कभी कभी हमें यही देखना पड़ता है, हम कितनी दूर जाना चाहते हैं, उससे पहले यह देखना जरूरी है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। यहीं से आरव ने अपने जीवन का एक और महत्वपूर्ण नियम सीखा, प्रोग्रेस को सिर्फ परिणाम से मत मापो। अगर आप केवल सैलरी, प्रमोशन, बिजनेस प्रॉफिट या बाहरी सफलता से अपनी प्रोग्रेस मापेंगे, तो मुश्किल समय में आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी, स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को भी प्रोग्रेस का हिस्सा मानेंगे, तो आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देगा। यही बदलाव आगे चलकर बाहरी परिणामों की नींव बनता है। कुछ दिनों बाद आरव एक पुराने मेंटर से मिलने गया। उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। मेंटर ने उसकी बात सुनी और फिर एक सवाल पूछा, पीछे किससे? आरव ने कहा, सबसे। मेंटर मुस्कुराए और बोले, सब कौन? आरव के पास जवाब नहीं था। मेंटर ने मेज पर रखी एक घड़ी उठाई और कहा, घड़ी कभी यह नहीं सोचती कि दूसरी घड़ी कितनी तेज चल रही है, उसका काम बस सही समय दिखाना है। तुम्हारा काम भी यही है, अपनी यात्रा को समझना। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें सभी लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहे हैं। किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम बेहतर है, किसी को सही अवसर जल्दी मिला, किसी को देर से। लेकिन अगर तुम हर समय दूसरों की लेन देखते रहोगे तो अपनी लेन में गिर जाओगे। ये शब्द आरव के मन में बैठ गए। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को रेस की जगह जर्नी की तरह देखना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया। उसने उन अकाउंट्स को म्यूट किया जिनकी तस्वीरें उसे लगातार अपने बारे में बुरा महसूस कराती थीं। यह किसी से जलना नहीं था, यह अपने मानसिक एनवायरनमेंट की रक्षा करना था। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज्यादा जगह दी जो उसे सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं, उसके संघर्षों के बावजूद स्वीकार करते थे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, अकेले मजबूत बनने की कोशिश हमेशा जरूरी नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं मजबूत हूँ तो मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन रेजिलियंस का अर्थ हर समस्या अकेले उठाना नहीं है। सोशल सपोर्ट एडवर्सिटी के दौरान कोपिंग और वेलबींग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्टिव फैक्टर माना जाता है। एक बड़े सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में सोशल सपोर्ट और रेजिलियंस के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया है। इसलिए मदद मांगना कमजोरी नहीं है, सही इंसान के सामने अपनी परेशानी स्वीकार करना कई बार वापसी की शुरुआत बन सकता है। आरव ने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया। उसने पहली बार बिना अपनी स्थिति छिपाए कहा, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त ने कोई बड़ी सलाह नहीं दी, उसने सिर्फ कहा, ठीक है, जब भी जरूरत हो फोन करना। यह छोटा सा वाक्य आरव के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वापसी का मतलब हमेशा अकेले लड़ना नहीं होता। कभी कभी किसी का आपके साथ खड़ा रहना भी आपकी ताकत का हिस्सा होता है। कुछ महीनों बाद आरव के पास पहला छोटा काम आया। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन इस बार उसने उसे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं देखा। उसने उसे अपने कमबैक का पहला प्रमाण माना। उसने काम पूरी मेहनत से किया। क्लाइंट ने उसे मैसेज भेजा, आपने उम्मीद से बेहतर काम किया। आरव ने उस मैसेज को अपने पास सेव कर लिया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी कहानी फिर से लिखी जा सकती है, लेकिन वापसी के रास्ते में एक और बड़ी परीक्षा बाकी थी। जब इंसान गिरता है तो वह अक्सर सोचता है कि अगर एक दिन फिर सफल हो गया तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन असली जिंदगी में सफलता आने के बाद भी डर खत्म नहीं होता। आरव को अब सिर्फ उठना नहीं था, उसे ऐसा इंसान बनना था जो दोबारा गिरने से डरकर जीना बंद न कर दे। उसे अपनी पुरानी असफलता को अपनी स्थायी पहचान बनने से रोकना था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी पिछली हार को भूलना नहीं चाहता, मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, लेकिन डर की तरह नहीं, शिक्षक की तरह। यही उसकी सोच का सबसे बड़ा बदलाव था। अब वह अपनी असफलता से भाग नहीं रहा था, वह उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना चुका था। और फिर उसने अगली सुबह एक नया फैसला लिया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, उसका लक्ष्य था अपनी जिंदगी की ऐसी नींव बनाना जिसमें अगर भविष्य में फिर कोई मुश्किल आए तो वह पहले की तरह टूटकर बिखर न जाए। उसने स्किल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ, इन 5 क्षेत्रों पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि मजबूत कमबैक सिर्फ एक बड़ी जीत से नहीं बनता, वह ऐसी जिंदगी बनाने से बनता है जिसमें अगली हार आपको खत्म न कर सके। लेकिन अब भी उसकी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि कुछ समय बाद आरव को एक ऐसा अवसर मिला जिसका उसने लंबे समय से इंतजार किया था। अब उसके सामने सवाल था, क्या वह अपने पुराने डर के कारण पीछे हटेगा या इस बार अपनी पिछली हार को अपने आत्मविश्वास
विश्वास की ताकत बनाएगा। अगले अध्याय में आरव को वही फैसला लेना था जो तय करेगा कि वह सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगा या उससे भी मजबूत जिंदगी बनाएगा। कुछ दिनों बाद आरव के सामने वह मौका आया जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। एक अच्छी कंपनी ने उसके काम को देखकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू की तारीख नजदीक आई उसका पुराना डर वापस आने लगा। अगर इस बार भी फेल हो गया तो? कुछ महीने पहले वाला आरव शायद इस डर के कारण इंटरव्यू ही छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मुझे जीतने की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे कोशिश करने का साहस चाहिए। वह इंटरव्यू देने गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, आवाज में घबराहट थी, लेकिन वह कमरे से भागा नहीं। उसने जितना आता था ईमानदारी से बताया और जहां नहीं आता था वहां स्वीकार किया। कुछ दिन बाद उसे फोन आया, उसे नौकरी मिल गई थी। लेकिन इस बार आरव ने इस जीत को अपनी जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं माना। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे पहले वाला इंसान नहीं बनना है। उसे समझ आ चुका था कि असली कमबैक किसी एक नौकरी, पैसे या सफलता का नाम नहीं है। असली कमबैक यह है कि इंसान अपनी हार के बाद भी खुद पर विश्वास करना सीख जाए, क्योंकि अगर आपने खुद पर विश्वास वापस पा लिया तो एक हार आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकती। उसने अपनी पुरानी असफलता को याद किया और मुस्कुराया। वही घटना जिसने कभी उसे तोड़ दिया था अब उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। उसने जाना कि गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना समस्या है। और अब उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय शुरू होने वाला था, जहां उसे सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदलनी थी बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत में बदलना था। अगर आज आप भी किसी हार के बीच खड़े हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया है, शायद कोई सपना टूट गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, पैसा चला गया है या लोगों का भरोसा कम हो गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे खराब अध्याय आपकी पूरी कहानी नहीं है। आरव की तरह आपको भी आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम उठाइए फिर दूसरा। अगर आज सिर्फ बिस्तर से उठना संभव है तो उठिए। अगर आज सिर्फ एक आवेदन भेजना संभव है तो भेजिए। अगर आज सिर्फ 10 मिनट सीखना संभव है तो 10 मिनट सीखिए, क्योंकि कमबैक हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होता। कई बार वह सिर्फ इस फैसले से शुरू होता है, मैं हार गया हूँ लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा। अपनी हार को अपनी पहचान मत बनाइए, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, जरूरत पड़े तो मदद मांगिए, अपने छोटे छोटे कदमों को महत्व दीजिए और हर बार गिरने के बाद खुद से पूछिए, अब मैं अगला सही कदम क्या उठा सकता हूँ। याद रखिए, जिंदगी में जीतने वाला वह इंसान नहीं है जो कभी नहीं गिरता, जीतने वाला वह है जो गिरने के बाद भी उठना सीखता है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद आपका सबसे मजबूत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए उठिए, धूल झाड़िए और फिर चलना शुरू कीजिए, क्योंकि हार आपकी कहानी का अंत नहीं है, हार के बाद उठना ही आपकी असली कहानी है।